हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूंजी उत्पादन अनुपात का भाग 2। पहले भाग में हमने डिस्कस किया था पूंजी उत्पादन अनुपात का अर्थ, पूंजी उत्पादन अनुपात को निर्धारित करने वाले तत्व और पूंजी उत्पादन अनुपात की प्रकृति। आज हम उसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्प विकसित देशों में निम्न अथवा उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में भिन्न भिन्न मत हैं कि अल्प विकसित देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात नीचा हो अथवा ऊंचा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीचा पूंजी उत्पादन अनुपात के पक्ष में क्या तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहला, प्रोफेसर लुइस कहते हैं कि अल्प विकसित देशों में वार्षिक आय से वर्तमान पूंजी का अनुपात इसलिए बहुत कम होता है क्योंकि उनके पूंजी संचय की दर बहुत कम होती है। दूसरा तर्क ये दिया गया कि अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक साधन अल्प उपयोगित अथवा अनुपयोजित होते हैं, इसलिए थोड़े निवेश से ही बड़ा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा और पूंजी उत्पादन अनुपात कम होगा। तीसरा तर्क निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात रखने के पक्ष में ये दिया जाता है कि अल्प विकसित देशों में अन्य उत्पादक साधन भी अल्प उपयोजित होते हैं और उनकी उत्पादक क्षमता कम होती है। इसलिए जब कोई देश आर्थिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है तो भूमि, श्रम, प्रबंधकर्ता, वर्तमान प्लांट तथा उपकरण फिर से उत्पादकीय प्रयोग में लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार निवेशित पूंजी की मात्रा की अपेक्षा उनकी उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ती है, जिससे पूंजी उत्पादन अनुपात निम्न होता है। निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात के पक्ष में यह भी तर्क दिया गया कि पूंजी उत्पादन अनुपात उन देशों में अपेक्षाकृत कम होता है जिनमें जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। इसका कारण यह है कि द्रुत जनसंख्या वृद्धि किसी भी प्रकार लगभग प्रत्येक निवेश के लिए बाजार सुनिश्चित करके अपव्यय को रोकती है और श्रम पूर्ति में द्रुत वृद्धि पूंजी से श्रम के अनुकूलतम अनुपात में विचलन किए बिना पूंजी संचय होने देती है। पूंजी की कमी और श्रम की प्रचुरता को देखते हुए अल्प विकसित देशों में उत्पादन की पूंजी बचत विधियों के प्रयोग के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रेरणा रहती है, जिसमें पूंजी उत्पादन अनुपात निम्न पाया जाता है। यदि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में कृषि विकास तथा अन्य श्रम गहन उद्योगों पर संकेंद्रण की योजना बनाई जाए तो पूंजी उत्पादन अनुपात नीचा होगा, क्योंकि पूंजी की अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए मूल्यह्रास की दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका अर्थ है प्लांट तथा उपकरण के लिए अधिक दीर्घ जीवन और निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात। अब हम देखते हैं कि ऊंचा पूंजी उत्पादन अनुपात रखने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क दिया जाता है कि अल्प विकसित देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात के अधिक होने की संभावना इसलिए होती है क्योंकि पूंजी के प्रयोग में बहुत अपव्यय होता है। पूंजी का अपव्यय इस अर्थ में होता है कि जनशक्ति पूंजी उपकरण के संचालन तथा धारण में अदक्ष होती है। फिर लाभदायक निवेश सो अवसरों से अनभिज्ञ होने के कारण पूंजी अधिक उत्पादन दिशाओं में उपयोग किए जाने के लिए पुराने ढंग से निकलने में असमर्थ रहती है। ऐसे देशों में साक्षरता तथा शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रौद्योगिकी ज्ञान बहुत धीरे बढ़ता है और जहाँ प्रौद्योगिकी ज्ञान की वृद्धि मध्यम हो वहाँ पूंजी कम फलदायक होती है। जिन देशों में अनुपयोजित अथवा अल्प उपयोजित प्राकृतिक साधनों के ही दोहन के लिए पूंजी की बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, उनमें पूंजी उत्पादन अनुपात अवश्य ऊंचा रहेगा, जैसा कि भारत में तेल की खोज के संबंध में है। फिर जिन देशों में प्राकृतिक साधन सीमित होते हैं, उन्हें उनके स्थान पर पूंजी को अधिक स्थानापन्न करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा होता है। यदि पूंजी को श्रम की थोड़ी वृद्धि के बजाय अधिक वृद्धि के साथ प्रयोग किया जाए तो पूंजी अधिक प्रतिफल प्रदान करेगी।
इस आधार वाक्य के आधार पर संभावना यह है कि पूंजी उत्पादन अनुपात उन देशों में ऊंचा होगा जिनमें जनसंख्या धीरे बढ़ती है, अपेक्षाकृत उन देशों के जिनमें जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। जब अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर अग्रसर होती है तो मांग का ढांचा बदलने की संभावना रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक पूंजी गहन उद्योगों की स्थापना आवश्यक हो जाती है। उदाहरण के लिए, हस्त निर्मित से मशीन निर्मित वस्तुओं के लिए मांग परिवर्तन से पूंजी के लिए मांग बढ़ जाएगी और पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा हो जाएगा। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रेलें तथा बिजली इत्यादि सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पविकसित देशों को बड़े निवेश करने पड़ते हैं। इसलिए पूंजी उत्पादन अनुपात का ऊंचा होना आवश्यक है। प्रोफेसर कुरिहारा कहते हैं कि अल्पविकसित देशों को अनावश्यक रूप से ऊंचे पूंजी उत्पादन अनुपात की एक आधारभूत व्याख्या अधिक श्रम गहन तकनीकों को बढ़ावा देना है, जिससे उत्पादन घट जाता है और इस प्रकार पूंजी का अधिक प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अल्पविकसित देशों में ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार यह इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी उत्पादन अनुपात की बहुत अधिक होने की दूसरी महत्वपूर्ण व्याख्या है। देखने में यह विरोधाभास प्रतीत होता है, क्योंकि ब्याज की ऊंची दर पूंजी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की बजाय निरुत्साहित करती है और इस प्रकार पूंजी उत्पादन अनुपात को घटाने का प्रयत्न करती है। कुरिहारा इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि परंतु विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए तर्क देते हैं कि जब स्थिर मजदूरी दर तथा स्थिर शुद्ध लाभ दर दी हुई हो तो सतत ऊंची ब्याज दर की प्रत्याशा कम पूंजी गहन तकनीकों को बढ़ावा देती है और उत्पादन पर उपरोक्त के घटते प्रभाव में मार्ग से पूंजी उत्पादन अनुपात को बढ़ाती है। अल्पविकसित देशों में जहाँ की नए प्लांट तथा उद्यम कच्चे माल के स्रोतों से दूर स्थित होते हैं, उत्पादन के अनुपात में निवेश अधिक होंगे, जिससे पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ जाएगा। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में अर्थव्यवस्था की गतिहीन प्रकृति के कारण कुछ प्रकार के निवेश अल्प उपयोजित रह सकते हैं, जिससे पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ सकता है। अब देखते हैं सीमाएं। अल्पविकसित देशों में पूंजी आवश्यकताओं के आकलन के साधन के रूप में पूंजी उत्पादन अनुपात का प्रयोग अनेक सीमाओं से घिरा हुआ है। कुछ लिमिटेशंस हैं जहां पर किस पूंजी उत्पादन अनुपात का प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली जो लिमिटेशन है, आंकड़ों तथा ठोस प्रोग्रामों का अभाव, लैक ऑफ डाटा एंड कॉन्क्रीट प्रोग्राम्स। पूंजी उत्पादन अनुपातों की सही परिगणनाएं केवल विकास के ठोस प्रोग्रामों और लागत तथा उत्पादन संबंधी तकनीकी आंकड़ों के प्रकाश में ही की जा सकती हैं, परंतु अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होते। पूंजी पदार्थ, श्रम तथा उद्यमीय कुशलता का प्रभाव, मांग, कीमतों तथा वातावरण संबंधी स्थितियों में परिवर्तन विकास के ठोस प्रोग्रामों को अवरुद्ध करते हैं, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो लिमिटेशन है कि पूंजी उत्पादन अनुपात स्थिर नहीं रहता। कैपिटल आउटपुट रेशियो डजंट रिमेन कांस्टेंट। पूंजी उत्पादन अनुपात के योजना की समस्त अवधि पर्यंत स्थिर रहने की संभावना नहीं होती। जैसे जैसे योजना वर्ष प्रतिवर्ष आगे बढ़ेगी, यह भी निश्चय ही परिवर्तित होगा। परिणाम स्वरूप प्रक्षिप्त अनुपात तथा वास्तविक अनुपात के बीच बहुत अंतर रहता है। उदाहरण के लिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात 3 और 1 माना गया था, प्रत्याशित किया गया था, किंतु व्यवहार में 1.8 और 1 निकला। अल्प उपयोग क्षमता का पाया जाना। क्योंकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में साधनों के प्रयोग में अल्प उपयोजन अथवा अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होती है और यह पूंजी उत्पादन अनुपात को आर्थिक आयोजन के औजार के रूप में प्रयोग को परिसीमित करती है। इसलिए पूंजी उत्पादन अनुपात का सही हिसाब लगाना कठिन होता है। प्राथमिकताएं निर्धारित करने में असफल। फेल्स टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज़। पूंजी उत्पादन अनुपात का प्रयोजन
अर्थव्यवस्था की कुल पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करना है, परंतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अथवा परियोजनाओं में वह प्राथमिकता निर्धारित करने के औजार के रूप में असफल रहता है। मानवीय पूंजी में निवेश के बारे में चुप, यानी साइलेंट ओवर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। पूंजी उत्पादन अनुपात हमें वृद्धि की निश्चित दर उपलब्ध करने के लिए आवश्यक मानवीय पूंजी में निवेश के बारे में कुछ नहीं बता पाता। भौतिक पूंजी में निवेश की तरह मानवीय पूंजी में भी निवेश आर्थिक वृद्धि में समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन से पूंजी उत्पादन अनुपात में परिवर्तन। वेरिएशन इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। पूंजी उत्पादन अनुपात की परिगणना करने में एक व्यावहारिक कठिनाई रहती है। इसकी धारणा है कि उत्पादन की सामान्य कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु यह संभव है कि प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन पूंजी की पहले जितनी मात्रा में से उत्पादन में वृद्धि कर दे अथवा पूंजी की अपेक्षाकृत कम मात्रा से पहले जितना उत्पादन प्राप्त हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी उत्पादन अनुपात बिल्कुल बदल जाए। सहयोगी साधनों का अभाव, लैक ऑफ कोऑपरेंट फैक्टर्स। पूंजी उत्पादन अनुपात का सिद्धांत इस निश्चित धारणा पर आधारित है कि जब पूंजी बढ़ती है तो सहयोगी साधनों की पूर्ति भी बढ़ती है, परंतु अल्पविकसित देशों में तकनीकी सेवा वर्ग, उद्यमशीलता, बिजली, परिवहन इत्यादि सहयोगी साधन दुर्लभ होते हैं। इसलिए अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के प्रसंग में यह सिद्धांत अव्यवहार्य है, मंदी में लागू नहीं होता। मंदी के दौरान पूंजी में सब वृद्धियों से उत्पादन में कमी होगी और ऐसी स्थिति में पूंजी उत्पादन अनुपात की धारणा निरर्थक बन जाती है। विकास योजनाओं की जांच तकनीक के रूप में असहायक। सबसे बढ़कर देश की विकास योजनाओं की जांच की तकनीक के रूप में पूंजी उत्पादन अनुपात का प्रयोग हमारी कुछ सहायता नहीं करता। कुल मिलाकर पूंजी उत्पादन अनुपात सब क्षेत्रीय अनुपातों का औसत होता है। राष्ट्रीय उत्पादन अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं का जोड़ होता है और उन क्षेत्रों में से प्रत्येक का पूंजी उत्पादन अनुपात भिन्न भिन्न होता है। भवन निर्माण, परिवहन, संचार, सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं जैसे कुछ क्षेत्रों के पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचे होते हैं और कृषि, सेवा तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के नीचे होते हैं। परंतु सांख्यिकीय आंकड़ों के अभाव के कारण इन क्षेत्रीय पूंजी उत्पादन अनुपातों की गणना करना कठिन हो जाता है। खाद्य उत्पादन जैसी कुछ मदों के विषय में संकल्पनात्मक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें या तो कृषि क्षेत्र में रखा जा सकता है या फिर भारी उद्योग क्षेत्र में। इस प्रकार क्षेत्रीय अनुपातों से निर्मित कुल मिलाकर पूंजी उत्पादन अनुपात विकास योजना की स्थिरता की जांच की सही आंकड़न नहीं है। पूंजी तथा उत्पादन मापने की कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मेजरिंग कैपिटल एंड आउटपुट। पूंजी तथा उत्पादन को मापने की भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। प्रोफेसर मिडल निम्नलिखित वर्णन करते हैं। क्या कठिनाइयाँ हैं? सबसे पहला तो है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में समस्त आयोजित सार्वजनिक निवेश तथा अनुमानित निजी निवेश पूंजी आगत को जानने के लिए एक राशि कर लिए जाते हैं, जो पूंजी निवेशों का सही आकलन नहीं है, क्योंकि उनमें परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं होती। दूसरे, कई प्रकार की बाधाएं और प्रत्यक्ष नियंत्रण कीमतों को मांग एवं पूर्ति में समानता लाने में रोकते हैं। यह छाया कीमतों का प्रयोग अपेक्षित रखती है, जो फिर स्वेच्छ है। तीसरे, दक्षिण एशिया में पूंजी की विशिष्टता, विजातीयता, पूरकता और अविभाज्यता समूहन को असंभव बनाते हैं। चौथा, यदि पूंजी उत्पादन अनुपात के प्रत्येक पक्ष में कई मदें हों और यदि ये उसी अनुपात में परिवर्तित नहीं होती हैं, तो हमें सूचकांकों की समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ में विभिन्न आय वितरणों तथा आयोजन अवधि में कीमत परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न की गई अनिर्धारणता का भी। फिर कोई चीज़ जो सामान्यतः पूंजी वस्तुओं एवं उपभोग वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों को परिवर्तित करती है, चाहे मांग पक्ष या पूर्ति पक्ष से हो। भौतिक पूंजी भौतिक निर्गत या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के बिना भी पूंजी उत्पादन अनुपात में परिवर्तन लाएगी। विशेषतया वास्तविक मजदूरियों में
ब्याज दरों में तथा आयातों की कीमतों में परिवर्तन पूंजी उत्पादन अनुपात को परिवर्तित कर देंगी, चाहे न तो पूंजी की संरचना और न ही तकनीकें परिवर्तित हुई हों। निष्कर्ष ये निकलता है कि इन सैद्धांतिक और व्यावहारिक परिसीमाओं के बावजूद आयोजन तकनीक के रूप में पूंजी उत्पादन अनुपात का बहुत प्रयोग होता है। इसकी पूर्व कथनीयता कम है, फोरकास्टिंग हम नहीं कर सकते, परंतु अल्पकाल की अपेक्षा दीर्घकाल में यह अधिक सार्थक परिणाम उत्पन्न करता प्रतीत होता है। यह आर्थिक विकास में पूंजी के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने में विश्लेषणात्मक रूप से उपयोगी है। मामूली परिगणनाएं करने की सुगम युक्ति के रूप में इसकी बहुत उपयोगिता है, परंतु प्रोफेसर किंडलबर्गर का यह मत है कि अपनी वर्तमान प्रारंभिक अवस्था में यह शायद ही आयोजन तकनीक हो। अब हम देखते हैं कि पूंजी उत्पादन अनुपात का आयोजन में क्या महत्व है। एक अल्पविकसित देश में आर्थिक आयोजन के लिए पूंजी उत्पादन अनुपात की धारणा महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। यह बात उस समय विशिष्ट रूप से सत्य ठहरती है जब चालू बचतों तथा विदेशी निवेश से प्राप्त हो सकने वाली अतिरिक्त पूंजी की तुलना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लक्ष्यों की अनुरूपता की जांच करना आवश्यक हो। वृद्धि के वित्तीय आवश्यकताओं की गणना करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी आयोजन की मात्रा की गणना कर ली जाए। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निर्धारित करने के लिए पूंजी उत्पादन अनुपात का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि के हैरर-डॉमर मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पादन अनुपात तथा बचत आय अनुपात दिए हुए होने पर उसकी वृद्धि दर निर्धारित की जा सकती है। इसके विपरीत पूंजी उत्पादन अनुपात के दिए हुए होने पर यह जाना जा सकता है कि विशिष्ट वृद्धि दर उपलब्ध करने के लिए बचत आय अनुपात क्या हो। तो इसे व्यवहार में हल करके देखते हैं। माना कि कुल पूंजी उत्पादन अनुपात 4 है और बचत आय अनुपात 12% है। हैरड के सूत्र के अनुसार वृद्धि दर 3% होगी, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि वारंटेड ग्रोथ रेट इक्वल टू स्मॉल एस अपॉन CR, यानी APS अपॉन रिक्वायर्ड कैपिटल। तो 12/4 3% पूंजी उत्पादन अनुपात के 4 और वृद्धि की दर 3% दिए हुए होने पर बचत आय अनुपात 12% होगा। फिर पूंजी उत्पादन अनुपात का महत्व इस बात में निहित है कि यह अल्पविकसित देशों द्वारा निवेश के लिए अधिक बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त करने का समर्थन करता है, क्योंकि अल्पकालीन देशों में घरेलू बचत आय अनुपात कम होता है। इसलिए परंपरागत पूंजी उत्पादन अनुपात 3 या 4 मान लेने पर वृद्धि की अधिक ऊंची दर उपलब्ध करने के लिए विदेशी सहायता की अधिक ऊंची दर होनी चाहिए। इस प्रकार पूंजी उत्पादन अनुपात का सिद्धांत एक ऐसा उपयोगी औजार है जो विकास आयोजन में पूंजी के महत्व को विशिष्टता प्रदान करता है और अल्पविकसित देश की वांछित वृद्धि दर तथा साधनों की अनुरूपता की जांच करने में सहायता देता है। इस प्रकार पूंजी उत्पादन अनुपात का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।